हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दो टॉपिक पढ़ने वाले बहुत डिटेल में। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ही समझ नहीं आता लोगों को क्या है कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे गैस एक्सचेंज होती है। आपके सांस जब आप लेते हो तो कैसे ये गैसेस खून में जाती है और बॉडी के हर एक सेल के पास जाती है। बेसिकली आपकी बॉडी में हर एक सेल, देखो जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है वैसे आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। इन सेल के पास भर भर के खाना है। आप खाना कहाँ से आए? आपने बिरयानी खाई, आपने वेज भाजी वगैरह खाई, तो वो भाजियाँ, वो पुलाव, वो बिरयानी, वो बटर चिकन, वो जो भी आपने खाया, वो सब चीज़ें हैं ना, वो हर एक सेल के पास जाती है और हर एक सेल के पास वो खाना पहुंच चुका है। पर वो खाने को तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए जो हवा में होती है। तो वो हवा का ऑक्सीजन हमें हर एक सेल के पास, हमारे दिमाग के सेल्स के पास, हमारे किडनी के सेल्स के पास, हमारी हड्डियों के सेल्स के पास लेके जाना है और उसके लिए हमें गैसेस एक्सचेंज पढ़ना है। तो कैसे गैस हमारी हर बॉडी के हर एक सेल के पास जाता है, तो हम वो गैसेस एक्सचेंज में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप कैसे गैस अंदर आती है? आपके सांस के सिस्टम से, आपके फेफड़ों की सिस्टम से। तो आपके फेफड़ों में पाइप होती है, ये पाइप को बोलते हैं ट्रकिया। ये ट्रकिया खुलती है दो ब्रोंकाई में, दो ब्रोंकस में, और ये इन दो ब्रोंकस को ब्रोंकाई भी बोलते हैं। तो दो ब्रोंकस में खुलती प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकस। ये प्राइमरी ब्रोंकस को दोनों को बोलेंगे ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, पर एक को ब्रोंकस बोलते हैं, दूसरे को ब्रोंकस बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के ब्रोंकाई बोलते हैं। तो फेफड़े में ऊपर एक पाइप होती है ट्रकिया, वो ट्रकिया खुलती है दो ब्रोंकाई में और फेफड़ों में घुस जाती है। ये ब्रोंकस टूटते टूटते हैं और बन जाते हैं सेकेंडरी प्राइमरी से सेकेंडरी में जाओगे ना, तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस बन जाते हैं। जब बहुत सारे ब्रोंकस हो जाएंगे तो उनको ब्रोंकाई बोलेंगे। तो बहुत सारी पाइप बन जाते हैं छोटी छोटी, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और टूटेगी और बनेगी टर्शरी ब्रोंकाई। फिर टर्शरी ब्रोंकाई बन जाएंगे ब्रोंक्यूल और छोटी छोटी पाइप है। सबसे नीचे वाले हिस्से के जो ब्रोंक्यूल है ना, उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, समझो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, वो फूक जाएगा नीचे से, एक अंगूर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस अंगूर जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। एक को एल्वियोलस बोलते हैं, बहुत सारे को एल्वियोलाई बोलते हैं। तो बहुत सारे अंगूर जैसे स्ट्रक्चर आपके फेफड़े के एंड में होंगे। ये फेफड़ा है, फेफड़े के नीचे जो पाइप होंगी एंड में बहुत सारे अंगूर जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन अंगूर जैसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ग्रेव्स। अंगूर को ग्रेव्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ग्रेव जैसे स्ट्रक्चर को हम एल्वियोलाई बोलते हैं और एक को एल्वियोलस बोलते हैं। बहुत सारे अंगूरों को बोलेंगे एल्वियोलाई और एक को बोलेंगे एल्वियोलस। अब ये अंगूर है ना, ये बड़ा शरीफ नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड है जिसको बोलते हैं खून की नस। तो समझो ये एक एल्वियोलस है, इसके आजू बाजू बहुत सारी खून की नस है। एक नहीं, बहुत सारी हो सकती है। और ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, छोटी सी पाइप को ब्रोंक्यूल बोलते हैं, बड़ी वाली पाइप को ब्रोंकाई बोलते हैं। तो पहले प्राइमरी ब्रोंकाई बना, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बना। ये सब पाइप ही है। प्राइमरी ब्रोंकाई एक पाइप था, फिर टूट के सेकेंडरी ब्रोंकाई बना, फिर वो टर्शरी ब्रोंकाई बना, फिर ब्रोंक्यूल बने। ब्रोंक्यूल के नीचे हिस्से को अपन टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोलते हैं। वो ब्रोंक्यूल से बन जाता है एल्वियोलस। एल्वियोलस एक खूबसूरत सी लड़की इमेजिन करो, एक स्ट्रक्चर है जिसके आजू बाजू खून की नसें चिपक के चल, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपकते हैं ना, वैसे ही इस एल्वियोलस से खून की नसें चिपक के चलती हैं। खून की नसें चिपक के चलती हैं। तो ये एल्वियोलस था, जिसका प्लूरल फॉर्म एल्वियोलाई, मतलब बहुत सारे एल्वियोलस को एल्वियोलाई भी बोलते हैं। इससे खून की नस चिपक रही चल रही है। अब एल्वियोलस के एल्वियोलाई जो है वो भी सेल का बना होगा। हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, तो एल्वियोलाई भी सेल का बना होगा, है ना, या एल्वियोलस सेल का बना होगा। तो इसमें की जो खून की नस है ना, उसके अंदर भी सेल होता है जिसका नाम है एंडोथेलियम सेल। एंडो एपिथेलियम सेल है, तो एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ये देखो पूरा एंडोथेलियल सेल से बना हुआ है। और अब ये दो सेल को चिपका दिया गया है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये जो अभी बोलोगे एंडोथेलियल सेल क्या है? एंडोथेलियल सेल एक एपिथेलियल सेल है। जब बहुत बोलते हैं तो एंडोथेलियम एक टिश्यू है, एंडोथेलियल
जो एंडोथेलियम एक टिश्यू है जिसका नाम एपिथेलियल टिश्यू, मतलब जब सेल चिपक चिपक के ज़्यादा, देखो जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं, बहुत सारे सेल एक जगह होते हैं तो उनको टिश्यू बोलते हैं, पर जब सेल चिपक चिपक के जुड़े हों तो उनको बोलते हैं एपिथेलियम। और एक टाइप का एपिथेलियम एंडोथेलियम है, जो आपसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपकते हैं ना, वैसे सेल भी चिपक चिपक के रहें और टिश्यू बनाए। देखो बहुत सारे सेल रहेंगे जो घुंड रहेगा सेलों का, तो टिश्यू तो बनाना ही है, पर जब चिपक चिपक के रहें वो सेल्स तो उनको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और एक एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है एंडोथेलियम। एंडो मतलब वो चिपटे चिपटे सेल्स होते हैं, उनको स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये खून की नस आपकी एंडोथेलियम से बनी हुई है जिसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम। और आपका एल्वियोलाई भी है, वो भी एकदम चपके चपके सेल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं स्क्वामस। स्क्वामस मतलब चपटा, और एपिथेलियम, एपिथेलियम मतलब एक सेल है जो चिपक चिपक के सेल जुड़े होते हैं, उसको एपिथेलियम बोलते हैं। तो दो टाइप के एपिथेलियम आपको दिखेंगे, स्क्वामस एपिथेलियम और नीचे भी स्क्वामस एपिथेलियम, बस नीचे वाले को स्क्वामस एपिथेलियम को एंडोथेलियम भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही टाइप के एपिथेलियम रहेंगे इसके अंदर। इन दो एपिथेलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा जो चिपका के रखेगा दोनों को। तो देखो आपका जो एल्वियोलाई है, आपकी जो खून की नसें हैं, वो दोनों की दोनों बनी हुई चपटे हुए एपिथेलियम से, उसको चपटे एपिथेलियम को स्क्वामस बोलते हैं। और एपिथेलियम मतलब सेल चिपक चिपक के रहते हैं, ऐसे टिश्यू को बोलते हैं एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम पर चपटे हैं, इस बता रहा था। एल्वियोलाई भी एंडोथेलियम से बना हुआ है, मतलब एपिथेलियम से बना हुआ है, और खून की नस भी एपिथेलियम से बनी हुई है। पर जो एपिथेलियम दोनों हैं वो स्क्वामस एपिथेलियम है, दोनों स्क्वामस एपिथेलियम बने, उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन एकदम चिपक चिपक के। देखो दोनों को चिपकाने का था, एपिथेलियम तो चिपके हुए थे, पर उसके एपिथेलियम को और इसके एपिथेलियम को दोनों को चिपकाने का था, तो आपने ग्लू से चिपकाया, इमेजिन करो, तो उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो दोनों के एपिथेलियम को चिपका दे। जैसे आपने किसी को जानबूझकर चिपकाना हो तो आप ग्लू से चिपका दोगे ना कुर्सी में, तो वैसे ही इसको भी इन दोनों को चिपकाया हमने जानबूझकर। अब क्या होता है, जैसे आप फेफड़े में सांस अंदर लेते हो तो हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वो ऑक्सीजन जो मात्रा में है ये मधुमक्खी की तरह होता है ऑक्सीजन। आपने सांस लिया, वो सीधा मधुमक्खी की तरह एकदम उड़ते 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 ये पाइप में घुसते 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 एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। किधर तक पहुंचेगा? एल्वियोलाई। जैसे आपके इमेजिन कर लो, मैं आपको मधुमक्खी बना लूँ और आपको इंसान के अंदर घुसा दूँ, तो आप फेफड़ों में जाते जाते, पाइप में जाते 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 आप ऑक्सीजन, आप इमेजिन करो आप ऑक्सीजन हो और वो एल्वियोलस तक पहुंच जाएगा। जैसे एल्वियोलस में पहुंचेगा, जो दीवार है बहुत पतली है, तो ऑक्सीजन आराम से डिफ्यूज हो जाएगा। अब डिफ्यूज मतलब क्या होता है? देखो हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, खून में ऑक्सीजन की कमी है। क्यों कमी है? हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन था वो तो खाने को तोड़ने के लिए बना ली, ताकत बना ली, तो खून में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। तो हमेशा चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। हवा में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, पर खून में ऑक्सीजन कम है, इसलिए हाई से लो में आराम से जाती है, बिना ताकत की जाती है। आप इमेजिन कर लो, जब आप ट्रेन से आते हो या कभी प्लेटफॉर्म में आए हो, तो आपने देखा लोग सीढ़ी से उतरेंगे। अगर ज़्यादा लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं और कम लोग सीढ़ी पर चढ़ेंगे, कम लोग हैं सीढ़ी पर चढ़ने वाले, तो आपको ताकत लगेगी। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ ऊपर से सीढ़ी से उतर रहे हो, नहीं लगेगी ना। तो आप ज़्यादा लोग के साथ जब उतरोगे नीचे की साइड, तो आपको कम ताकत लगेगी। वैसे जब बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत कम लोग नीचे उतर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ आप जब चलोगे तो आपको ताकत कम लगेगी। वैसे ही जब बहुत सारा ऑक्सीजन होगा और जहाँ कम ऑक्सीजन होगा, तो वहाँ से कम ऑक्सीजन में जाने के लिए कम वाली जगह पे ऑक्सीजन को कम ऐसी जगह जाने पे जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ताकत कम लगेगी, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। इमेजिन कर लो, पानी लो, रंग डाल दो पानी के अंदर, तो पानी में आजू बाजू रंग कम था, पर जहाँ ज़्यादा रंग था तो वहाँ से वो रंग फैलने लगा। तो वैसे ही जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वो कम वाली जगह पे जाता है, उसे अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा था और वो डिफ्यूज होकर खून की नस में घुस गया। अब खून की नस में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी। जैसे
ये चुड़ैल को ना शादी के जोड़े पहनने का बड़ा शौक है। देखो लड़कियों को देखा है मस्त बड़ा सा गाउन पहनते हैं, वो गाउन में जैसे डायमंड लगे होते हैं ना, वैसे ही इनके आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है। उसके कपड़े इमेजिन करो, आरबीसी ने कपड़े पहने पर ट्रांसपेरेंट है, उस कपड़े के अंदर बहुत सारे हीरे लगे हैं जिसकी वजह से उसका बॉडी नहीं दिख रहा है। उन हीरो को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? डायमंड्स इमेजिन करो। तो वैसे ही आपके खून के अंदर एक सेल है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी मतलब बहन गाली गाली नहीं, आर मतलब रेड होता है, बी मतलब होता है ब्लड होता है, सी फॉर होता है सेल। तो आरबीसी एक सेल है जो आपके खून में होता है, वो आपके खून को लाल कर देता है। क्यों लाल कर देता है? आरबीसी ने कपड़ा पहना जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट है, उस कपड़े के अंदर सब डायमंड लगे हुए हैं जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रंग के हैं इसलिए इसका नाम आरबीसी है। अब आप हीमोग्लोबिन को लो, अगर आप हीमोग्लोबिन को लोगे तो आप जब हीमोग्लोबिन को देखोगे, समझो ये आरबीसी है, उसके अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं। कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? 250 मिलियन हीमोग्लोबिन। इतने सारे, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो सोचो 250 कितना ज़्यादा होता होगा। तो ये समझो ये आरबीसी है, लाल रंग में आपको दिखाया जा रहा है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है लाल रंग का। इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्यों लाल है? ये डायमंड क्यों लाल है? कि इसके अंदर 4 फ्लावर होते हैं। ओके, देखो मैंने बोला ना ऑक्सीजन मधुमक्खी की तरह है। अभी इमेजिन करो हीमोग्लोबिन एक डायमंड है जिसके अंदर फ्लावर्स है। कितने फ्लावर्स हैं? 4 फ्लावर्स हैं। कितने फ्लावर्स हैं? 4 फ्लावर्स है। तो ये रहे 4 फ्लावर्स। ओके, अब ये जो फ्लावर का ऊपर वाला पार्ट होता है जिधर डंडी नहीं होती है, इसको इमेजिन करो। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो फ्लावर की तरह दिखता है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हीम, और नीचे डंडी ऐसा पार्ट को बोलते हैं ग्लोबिन। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हीम, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लोबिन। अभी मधुमक्खी आएगा और फ्लावर पे बैठ जाएगा। ओके, अभी आप 4 इमेजिन करो, ये फ्लावर 4 है, एक हीमोग्लोबिन में 4 होते हैं ना, 4 फ्लावर होते हैं। अभी आप इमेजिन करो आप मधुमक्खी हो और फ्लावर एक सीट की तरह है। जैसे अपन मर्सिडीज में बैठेंगे, 4 दोस्त लोग हैं, 4 सीटें मर्सिडीज के अंदर, वैसे ही एक आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सीट है। ठीक है, 4 फ्लावर्स हैं तो 4 सीट है। जैसे गाड़ी में 4 सीट होती है, महंगी महंगी गाड़ियों देखो मर्सिडीज है और ऑडी है, इनके अंदर 4 सीट होती है। वैसे ही हीमोग्लोबिन के अंदर 4 फ्लावर होते हैं और ये मधुमक्खी जैसे सीट के ऊपर बैठते हैं वैसे मधुमक्खी इन फ्लावर के ऊपर बैठती है। इस फ्लावर को क्या बोलते हैं? हीम, और नीचे वाली डंडी को क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। अभी होता क्या है, डंडी की बात अपन नहीं कर रहे, अपन हीम की बात कर रहे हैं। तो ये हीम है, इस पे मस्त आएगा और बैठ जाएगा अपना, क्या नाम है, क्या बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा? बैठ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैठ जाएगा, ऑक्सीजन मधुमक्खी की तरह है, वो आएगा और इस फ्लावर के ऊपर बैठ जाएगा। तो ऑक्सीजन बेसिकली हीमोग्लोबिन के हीम पे आके बैठ जाएगा। अभी देखो 4 मधुमक्खी है, 4 ऑक्सीजन इमेजिन करो और 4 हीम है, 4 फ्लावर्स हैं। तो आप देखो गाड़ी में अगर एक फ्रेंड बैठेगा तो दूसरा फ्रेंड बैठता है, तीसरा फ्रेंड फिर और जल्दी बैठेगा, चौथा फ्रेंड बहुत जल्दी बैठेगा। देखो सब लोग दोस्त लोग गाड़ी के बाहर है, पहला बंदा लेट बैठेगा। क्यों लेट बैठेगा? इतना उसके पास वो नहीं रहेगा ना, फोर्स नहीं रहेगा बैठने का। पर एक बार एक बंदा बैठ गया तो उसका दोस्त भी बैठेगा फटाफट, 2 जन बैठ गए तो तीसरा दोस्त और जल्दी आके बैठेगा, और 3 इमेजिन करो आपके 3 दोस्त बैठे तो आप गाड़ी में फटाफट आके नहीं बैठोगे। तो एक ऑक्सीजन अगर हीम पे बाइंड हो जाए तो दूसरे तीसरे में और आसानी हो जाती है, तीसरे में और आसानी हो जाएगी, और चौथे वो ऑक्सीजन को बाइंड होने में और आसानी हो जाएगी, और आसानी हो जाएगी। तो इसी को एक कर्व की तरह एक्सप्लेन किया गया है। देखो हवा के अंदर खाली ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दुनिया भर की गैसेस हैं। तो हर एक गैस एक प्रेशर डालती है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आपकी बुक में ये नीचे लिखा था, सबसे पहले उसमें लिखा है कि बोलते हैं एल्वियलस इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज। खाली एल्वियल से एक्सचेंज नहीं होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल से भी एक्सचेंज होता है। एनसीईआरटी में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ उसके नीचे लिखा है कि हर एक गैस एक प्रेशर मारती है, वैसे ही तो वही बता रहे हैं। तो हर एक गैस एक प्रेशर मारती है, इसलिए हर एक गैस को अपन पार्शियल प्रेशर में बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल गैस की बात करें
करेंगे तो प्रेशर बोलेंगे, पर बहुत सारी गैस है हवा के अंदर, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो आपने जब सांस लिया तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया होगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है। तो हर एक गैस एक प्रेशर देती है, तो उस प्रेशर को अपन पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो हवा में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 154, कुछ ऐसा, 159 होता है, 159 होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हवा में कितना होता है? 0.3। अब ये जो प्रेशर, आप उन स्टोरी पे वापस से आते हैं, ओके। तो प्रेशर से होता है ना, प्रेशर होता है हवा के अंदर, पर एल्वियस तक जब पहुंचती है ना ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रेशर कम हो जाता है कि बीच में बहुत सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, ओके। पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, अपन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन 104 मिली ये mmHg है, mmHg है, ये प्रेशर का यूनिट है। कैसे ग्रीन हो गया आप इसको प्रेशर को। अब ये 104, 159 से 104 हो गई। फिर देखो ये एल्विलाई तक पहुंचा है। एल्विलाई के आजू बाजू खून की नस होती है, तो एक खून की नस से ये आया जिसको बोलते हैं पल्मरी वेन। पल्मरी वेन में ऑक्सीजन घुसेगा, ऑक्सीजन घुसेगा, आरबीसी जो है ना, आरबीसी बैठे हैं उनसे बाइंड हो जाएगा। ये कहानी में चल रहा है हमारा, आरबीसी से आके खून की नस से घुसा ऑक्सीजन और बाइंड हो गया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहां आरबीसी ऑक्सीजन लिया ना, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और दिल में जाएगा। दिल में 2 चेंबर होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा दिल में, और फिर दिल में से खून की नस निकलेगी और वो पूरी बॉडी के सेल तक लेके जाएगी। तो आरबीसी बेसिकली डायन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, जिससे ऑक्सीजन बन गया हीमोग्लोबिन से। एक हीमोग्लोबिन में 4 सीट थी, 4 ग्लोबिन था, 4 हीम था, 4 ऑक्सीजन आके बैठे, और ये आरबीसी खून के जरिए से इसे दिल में लेके गई। कौन से दिल में? लेफ्ट साइड के दिल में। और लेफ्ट साइड के दिल से पूरी बॉडी में ये खून की नस जाएगी, ये आर्टरी जाएगी। इसका नाम पल्मरी वेन है, जहां से ये खून में आरबीसी ऑक्सीजन लेता है, उसका नाम पल्मरी वेन है। फिर ये वेन दिल में जाएगा। दिल में जाने के बाद ये आर्टरी से निकलेगा, और पूरी आर्टरी क्या बोलते, पूरी बॉडी में खून लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड दिमाग के पास लेके जाएगी, किडनी के पास लेके जाएगी, हर एक सेल के पास लेके जाएगी। अब गाड़ी क्या कहानी था, एक डायन थी उसकी बॉडी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन थे, हर एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन कैद हो चुके हैं, 4 मधुमक्खी कैद हो चुकी है, इमेजिन करो। अब हम लोग ये हीमोग्लोबिन ये आरबीसी चल रहा है और सेल में पहुंच गया, दिमाग के सेल में, खून की नसों से दिमाग के सेल में पहुंच चुका है, ये किडनी में पहुंच चुका है, तो ये सेल है। अब इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, मतलब और कम हो जाएगा ना, कि सारे के सारे ऑक्सीजन, तो कुछ ऑक्सीजन ये सेल भी इस्तेमाल कर लेंगी, खून की नसें भी इस्तेमाल कर लेंगी, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 95 मिली Hg हो जाएगी, 95 मिली Hg हो जाएगी। अब आरबीसी खून, ये समझो खून की नस है और आरबीसी यहां पहुंच चुका है, ओके। अब क्या होएगा, आरबीसी ऑक्सीजन की सांसें छोड़ेगा नहीं। देखो ऑक्सीजन एक अच्छा बॉयफ्रेंड है, आरबीसी का बॉयफ्रेंड है। इमेजिन करो ऑक्सीजन, उसने अपने बॉयफ्रेंड को एड़ा बनाया। कैसे एड़ा बनाया? जैसे मधुमक्खी को फ्लावर दिखाते हो तो मधुमक्खी उड़ के आ जाती है, वैसे इसने फ्लावर दिखाया आरबीसी ने और इनको कैद कर लिया। अभी आरबीसी में ऑक्सीजन अच्छा बॉयफ्रेंड है, ओके। तो ऑक्सीजन को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये इमेजिन करो अपना आरबीसी है, देखो ये टिश्यू तक अपना आरबीसी पहुंच चुका है, अपनी डायन पहुंच चुकी है, पर इसके बॉयफ्रेंड जो हैं ऑक्सीजन इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, आरबीसी पहुंच चुकी है। अभी टिश्यू देखो भूखा है ऑक्सीजन का। क्यों भूखा है? कि उसको खाना चाहिए, तो टिश्यू चाहेगा कि इसके ऑक्सीजन छीना जाए, तो वो CO2 निकाल देगा। ये CO2 7% से 10% प्लाज्मा में जाएंगे, बस 70% CO2 आरबीसी में घुस जाएंगे। अब आरबीसी में घुसने के बाद ये CO2 सुकून से नहीं बैठेंगे, ओके। आरबीसी में एक एंजाइम होती है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो CO2 और पानी को मिला के बनाएगी कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन है, देखो CO2 और H2O को मिला के इसने बनाया कार्बोनिक एसिड। पर इतने में एंजाइम को चैन नहीं है,
ये कार्बनिक एनहाइड्रस इस H2CO मतलब H2CO3 को ये कार्बनिक एसिड को बना देगी बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। क्या बना देगी? बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। तो बाइकार्बोनेट और ये ना बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन पर 20% CO2 इसकी पूंछ पे जाके बैठ जाएंगे। ये जो आपको दिख रही ना पूंछ, इस पूंछ पे अमाइनो एसिड्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, CO2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये आएंगे इस पूंछ पे बैठ जाएंगे। इतना कोशिश मतलब CO2 चाहता है कि ये बॉयफ्रेंड निकले और मैं इसका बॉयफ्रेंड बनूं, ठीक है। तो कुछ CO2 पहले ही हार मान के बोले बड़ा मुश्किल काम है, 60 से 70% बोले हम प्लाज्मा में घुल जाएंगे, वो घुल के बन जाएंगे कार्बनिक एसिड। क्या बन जाएंगे? कार्बनिक एसिड। पर कुछ CO2 जो हैं वो मतलब 70% CO2 वो बन जाएंगे बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे अपने बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। तीन, देखो कितना लंबा रिएक्शन है। CO2 H2 से मिलेगा, फिर बनेगा कार्बनिक एसिड, फिर क्या बोलते हैं कार्बनिक एसिड बनेगा बाइकार्बोनेट। कौन बना रहा है? ये दोनों के पीछे एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रस। बड़ा नालायक एंजाइम है। उसने CO2 को 70% CO2 को बना दिया H2 बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। ओके, ये फॉर्म नंबर केमिकल याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कैसे बाइकार्बोनेट का 70% के साथ। पर 20% CO2 बोले हमको कुछ बाइकार्बोनेट नहीं बनने का, हम डायरेक्ट इसकी डंडी पे बैठ जाएंगे। चलो कम से कम फ्लावर नहीं मिला, डंडी पे बैठ जाते हैं। तो 20% डंडी पे बैठ गए और 70% बाइकार्बोनेट बन गए और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन बन गए। और कुछ बोले भाई हमको मिलना ही नहीं, हम सीधा प्लाज्मा में जा रहे हैं, हमको पता ऑक्सीजन इतने आसानी से निकलेगा नहीं, हमको सीट मिलेगी नहीं आरबीसी पे बैठने के लिए। दोनों अच्छे खासे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ओके, अभी एक ऑक्सीजन तंग आ गया, बोला क्या यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन आया ये इतना सताया इसने, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूंछ में बैठ बैठ के सताया, तो एक निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और टिश्यू में चले जाएगा। एक आरबीसी में से कितने सारे आरबीसी? 250 मिलियन आरबीसी, कितने सारे ऑक्सीजन जाएंगे। तो यही बता रहा है ये ग्राफ यही बताना चाहता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो, मतलब जब ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा हो, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सैचुरेशन मतलब शादी, इमेजिन करो शादी करा दी, किसकी शादी करा दी? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की शादी जब ज़्यादा होगी जब ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा हो, पर ऑक्सीजन की संख्या कम होगी तो शादी भी कम होनी चाहिए और ग्राफ कुछ ऐसा मिलना चाहिए आपको, ऐसा स्ट्रेट लाइन। देखो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन की संख्या कम हो रही है, और क्या बोलते दोनों की शादी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सैचुरेशन, एस फॉर सैचुरेशन एस फॉर शादी, तो इनकी शादी मतलब इनकी जोड़ी भी कम हो गई। जितना कम ऑक्सीजन उतनी जोड़ी कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 4 जोड़ी में से एक जोड़ी को बर्बाद कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा संख्या हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब ज़्यादा संख्या हाइड्रोजन की हो जाती है और कम संख्या ऑक्सीजन की हो जाती है, इसकी वजह से ये ग्राफ बिगड़ जाता है और ये ग्राफ थोड़ा स्लोप में आ जाता है। तो ये ग्राफ बता रहा है ऑक्सीजन का सैचुरेशन और PO2 बढ़ाने से ग्राफ सीधा नहीं होगा, ग्राफ स्लोप में आता है। क्यों स्लोप में आता है? क्योंकि नालायक कार्बन डाइऑक्साइड, ये नालायक हाइड्रोजन आयन एक को निकाल देंगे, एक को सीट से निकाल देंगे और खुद सीट पे नहीं बैठेंगे, सीट की जमीन पे बैठेंगे। समझ रहे हो? तो 20% हीमोग्लोबिन जमीन पे बैठेंगे। ओके, पूरे खून के अंदर जो भी क्या यही सेल वापस जाएगा लंग्स में, फेफड़े में जाएगा ना। एक ऑक्सीजन तो निकल गया, ये ऑक्सीजन अंदर घुस गया, खाना तोड़ के लोगों ने ताकत बना ली, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग को फेफड़े में ले जाना पड़ेगा, फिर फेफड़े से हमको बाहर की तरफ छोड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लिया था ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है बाहर की तरफ, तो ये आरबीसी जाएगा खून के जरिए से और पहुंच जाएगा फेफड़े में। किधर पहुंच जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े में क्या होगा? ये एनहाइड्रस, देखो ये जो है ना,
ये बहुत ज़्यादा एसिडिक कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो इनको बंद करना पड़ेगा, इन दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखो ज़मीन पे बैठ गया, अपनी औकात पे आ गया, पर ये दोनों अभी भी सता रहे हैं, तो इन दोनों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, तो इसको खून में फेंक दिया जाएगा। ओके और इसको, ये जो चेन है ना, बोलता है बहुत तेरी जबान चल रही है ना, तो ये चेन में इसको बंद कर देंगे, हाइड्रोजन आयन को चेन में बंद कर देंगे और ये बाय कार्बोनेट को प्लाज्मा में फेंक देंगे और ये खून फेफड़े तक पहुंचेगा। जैसे ही फेफड़े में पहुंचेगा ये बाय कार्बोनेट फिर से आरबीसी में घुस जाएगा और ये जो एनहाइड्रस है, क्या नाम है, कार्बनिक एनहाइड्रस, इनको फिर से CO2, पहले ये बनेंगे कार्बनिक एसिड, ये दोनों फिर से कार्बनिक एसिड बनेंगे, फिर ये CO2 और H2O बन जाएंगे फेफड़े के अंदर। यही करेगा कार्बनिक एनहाइड्रस और इनको फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। कुछ प्लाज्मा में CO2 थे, वो भी बन गए थे, क्या बोलते, पानी की वजह से कार्बनिक एसिड, वो भी आरबीसी में घुसेंगे और कार्बनिक एनहाइड्रस उनको भी CO2 और H2 बना देगा, वो भी लंग्स से एल्वियोलाई के पास से निकल जाएंगे CO2 के फॉर्म में। और कुछ इसके ज़मीन पे बैठे थे ना, वो भी बाहर निकल जाएंगे। क्यों बाहर निकल जाएंगे? ऑक्सीजन आ जाएगा, बोलेगा तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करेगा, तो ये जो पैरों पे बैठे थे ना सीट के ऊपर फ्लावर के, उस फ्लावर से इनको धक्के मार के वो ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। ओके, तो ये फेफड़े में होगा, उल्टा हो जाएगा, फेफड़े के अंदर उल्टा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो फेफड़े के अंदर, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा था, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, तो वही ये दिखा रहा है। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg होता है टिश्यू में। ओके, टिश्यू में इतना होता है। खून में कितना होता है? खून में कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होता है और CO2 40 mmHg होता है। ये खून जाता है एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई में आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इधर 45 है, इधर 40 है, तो मैं बोल रहा था ना हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। तो ये जो खून है यहाँ पे, ये खून दिल में जाएगा, राइट साइड के दिल से, और फिर ये एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg है, यहाँ 40 mmHg है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो ये डायग्राम ये बता रहा है, ऑक्सीजन ये बता रहा है किधर कितना ऑक्सीजन है बॉडी में, किधर कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस अंदर लेते हो उसमें 40 mmHg प्रेशर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है और O2 104 mmHg का होता है। पर पल्मरी वेन क्या नाम है अपना, आर्टरीज के अंदर 95 mmHg होता है। क्यों? जो ऑक्सीजन आया था ये इधर घुस जाता है, इसकी वजह से O2 का प्रेशर बढ़ जाता है और CO2 कम ही रहता है। पर जब टिश्यू में जाओगे तो CO2 बढ़ जाता है, CO2 45 mm हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिया और उसके बाद ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई में फिर से जाता है और ऑक्सीजन फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारा प्रेशर का ऑक्सीजन है, फिर से बढ़ जाता है। ओके, तो वही साइकिल चलता रहता है। तो आपको हर जगह पे अलग अलग वैल्यू याद होनी चाहिए, कि नीट में पूछ सकते हैं, टिश्यू का भी पूछ सकते हैं। टिश्यू में ऑक्सीजन कितना है? 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg, कम ही है ना ऑक्सीजन, तभी तो ऑक्सीजन अंदर घुस पा रहा है, ज़्यादा से कम जगह पे घुसता है। तो ऑक्सीजन खून में ज़्यादा था तो वो आराम से घुस पाया, 95 mmHg था, इसलिए वो घुस गया। फिर यहाँ से जो खून का रास्ता है उधर कम पड़ गया। ओके, अब दो इफेक्ट है, वो नीट की बुक में नहीं लिखे थे पर कोई और बुक में लिखे थे, उसका नाम है बोर्स इफेक्ट और दूसरे वाले का नाम है हाल्टन इफेक्ट। हाल्टन क्या है? हाल्टन इफेक्ट ये बोलता है कि जब हाल्टन मतलब, देखो बोर्स मतलब बॉडी में जो रिएक्शन हुआ था ना इस हीमोग्लोबिन के अंदर, आरबीसी के अंदर, वो अपना क्या बोलते, बोर्स इफेक्ट है। और ये जो रिएक्शन हुआ था ना कि ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड को धक्के मार के निकाला, हाइड्रोजन आयन भी धक्के मार के निकाल दिया ना, तो वो हाल्टन इफेक्ट है। बोर्स इफेक्ट में क्या हुआ था, बॉडी के अंदर क्या हुआ था कि ऑक्सीजन मस्त बैठे हुए थे चारों की चारों सीट के ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड आया और जमीन पे बैठ गया हीमोग्लोबिन के, है ना, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पे बैठ गया, और क्या बोलते, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन। इसके वजह से ऑक्सीजन तो वैसे एसिडिक था ही, इन दोनों ने मिलके तीनों ने मिलके बेचारे ऑक्सीजन को बाहर निकाला। इसको अपन बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर होता है। फिर आरबीसी के अंदर आरबीसी के क्या बोलते, लंग्स में क्या हुआ, एल्वियोलाई में क्या हुआ, क्या बोलते, क्या हुआ था,
हमारा फिर से ऑक्सीजन बढ़ गया था और ऑक्सीजन आया और CO2 को धक्के मार के निकाला और हाइड्रोजन और कार्बनिक कार्बनिक एनहाइड्रस ने जोड़ दिया। प्लाज्मा से कार्बनिक एनहाइड्रस आया और बाइकार्बोनेट आया और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन जो ग्लोबिन में बंद था, इन दोनों को जोड़ के CO2 फिर से बनाए। 2 बार करेंगे, पहले बनेगा कार्बोनिक एसिड, फिर CO2 बना, वो CO2 बाहर निकाल दिया गया और वो टिश्यू में चले गया। तो ये आज का लेक्चर का अंडरस्टैंडिंग था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर 1-2 बार देख लो कि लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।